हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा सीटीपी का चल रहा है और सीटेट वाले बच्चों के लिए चल रहा है। एमपी टेट वाले बच्चों के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लेके चलते हैं। और एमपी टेट के जितने भी बच्चे हैं या तो आप जो सीटेट के बच्चे हैं वो एमपी टेट का भी जो पेपर है वो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपका सीटेट है और एमपी टेट है वो पेपर मतलब जो 15 नंबर का आपका आता है उसमें से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। चैप्टर आपके सेम है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पुराने उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, जो बच्चे नए उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। आप नंबरिंग किया करिए 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करिए। मैं उत्तर बताती हूँ, आप अपना उत्तर दिया करिए। पहले जब मैं उत्तर बताती हूँ तो मिलान किया करिए कि उत्तर सही है कि गलत है। सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने 30 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है। और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि मैम हमने इतना नंबर पाया है। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और आपके जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं प्लीज़ वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी वीडियो पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप और किया करिए, मैं डेली भूल जाती हूँ, इस तरीके से लाइनिंग खींचा करिए। यहाँ पर निगेटिव वर्ड, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड। जब बीच बीच में मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताते चलती हूँ, तो आप सभी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड लिखते चला करिए। ताकि क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा, आगे जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर ये चीज़ आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वीडियो बना दूंगी 2-4 दिन के अंदर। और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहना क्या चाह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन 1 है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन 2 है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। ऑप्शन 3 है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है कि अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, अगर जिन बच्चों को, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उन्हें निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट याद होगा वो फटाक से उत्तर दे दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा निगेटिव वर्ड क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा, हमारा पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पर सबसे पहले ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है उत्तर पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछता है उत्तर निगेटिव होगा। इन बातों का आप ध्यान दिया करिए। अब चलते हैं, पुरस्कार देना हमारा निगेटिव चला जाएगा, उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। हतोत्साहित करना हमारा निगेटिव चला जाएगा, उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना निगेटिव चला जाएगा, ये नहीं होगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर 4 को हम सही कर लेंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो भी हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताते हैं आप अपना लिख लिया करिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको याद रहे अगली वीडियो पढ़ाते टाइम। क्वेश्चन 2 है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। 2 है कि शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। 3 है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। 4 है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो उत्तर दीजिएगा। और मैं आप सभी को डेली एक चीज़ें बताती रहती हूँ कि देखिए आप सभी वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन मत करिएगा जहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको 2 से 4 घंटे में पढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे चैनल को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। आप देखिए जहाँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए वहाँ से पढ़िए। मैं ये नहीं कहती हमारे चैनल से पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, लेकिन आप अपने समय की बचत करिए। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पाँचों सब्जेक्ट को कवर करना है। और जो बच्चे तो अगर दोनों पेपर दे रहे होंगे उन्हें तो और ज़्यादा पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, मतलब एसएसटी वालों को एसएसटी, साइंस वालों को साइंस मैथ पढ़ना है। तो उनको टाइम बहुत ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट पे देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब आइए हम देख लेते हैं। याद करना हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना हमारा निगेटिव चला जाता है, ये भी नहीं होगा। और देखिए और कहाँ पर नकल है, नकल चौथे में भी है। तो हमें कहाँ क्या मिल गया, 2 जगह हमें नकल मिल गया।
ठीक है, एक जगह हमें याद करना मिल गया, ये हमारा सारा निगेटिव चला गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल सही होगा। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, देखिए प्रश्न पूछना हमारा पॉजिटिव में आता है, वाद विवाद करना हमारा पॉजिटिव में आता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लगता है कि यह वाद विवाद करना गलत बात है, नहीं, वाद विवाद करना गलत बात नहीं है। देखिए किसी से बहस करना गलत बात है, लेकिन वाद विवाद एक अलग चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपका है कि बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी विधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन 2 है दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन 3 है अपनी रुचि से। ऑप्शन 4 है पुरस्कार के लिए। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा। चलिए देखिए, बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जबकि वे गतिविधि में भाग लेते हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। क्वेश्चन अगर निगेटिव होता तो उत्तर निगेटिव होता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या है, हमारा पॉजिटिव पूछा है। अब आइए देखिए, बच्चा क्या करेगा कि सर्वाधिक सृजनशील कब होगा, क्या पुरस्कार, पुरस्कार हमारा निगेटिव चला जाएगा। दूसरे के सामने अच्छा या दबाव, दबाव में आकर हमारा निगेटिव चला जाएगा। डांट से बचना हमारा निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, अपनी रुचि, रुचि हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए, जब क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो बताया करिए कि मैम समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है परेशानी, 2 है समस्या, 3 है संसाधन, 4 है बाधा। देखिए, आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप कहाँ हैं, भारत में हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ की जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषी होती है। बहुभाषी का मतलब क्या है, बहुत सारी भाषाएं बच्चे बोलते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं बच्चे। जैसे कि क्या होता है कि कोई बच्चा भोजपुरी बोल रहा है अपने घर पे, तो वो स्कूल में भी आके भोजपुरी ही बोलता है, उसे खड़ी भाषा नहीं आती है। कोई बच्चा बंगाली बोल रहा है तो आपके स्कूल में आया बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है। तो ये हमारी बहुभाषा है। तो हमें इसे देख के ना घबराना नहीं है, इसे हमें परेशानी नहीं कहना है कि नहीं ये अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं सब, ये तो पूरा आफत ही, ये क्लास हमारी, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम क्लास छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी क्लासेस पूरी समस्या हो गई है, इसमें पढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा एक संसाधन है, क्योंकि देखिए बहुभाषा जो कक्षा होती है उसमें अगर कोई बच्चा गुजराती बोला है, दूसरा बच्चा हिंदी बोला है, तो वो गुजराती सीख लेगा, गुजराती वाला हिंदी सीख लेगा। कोई इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश वाला हिंदी सीख लेगा, हिंदी वाला इंग्लिश सीख लेगा। तो आपको काम और आसान हो जाएगा, इसलिए ये आपके लिए एक संसाधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछना चाह रहा है आपसे कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर, अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन 2 है कि शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता की सूचक है। ऑप्शन 3 है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन 4 है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अब उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। देखिए, क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आइए हम देख लेते हैं। अब जो बच्चे निगेटिव पॉजिटिव जानते होंगे, पहले से हमारी क्लासेस किए होंगे, वो तुरंत उत्तर दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कमजोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ठीक है। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। क्या बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसे कमजोर चिन्हित करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम बच्चे को कमजोर क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, ठीक है। अब क्या है, असफलता का ये सूचक है कि बच्चा गलती कर रहा है, तो ये सूचक है कि बच्चा असफल होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बच्चा सीखता है अपनी गलतियों से हमेशा, ठीक है। हमें गलतियों को क्या पॉजिटिव में लेना है, कभी भी गलती को हमें निगेटिव में नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये नहीं होगा। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो हम उसे कठोरता से निपटाएं, उसे मार पीट डालें, ऐसा नहीं करना, आपको कठोरता नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा गलती करे तो उसको बस सीधा मुंडी नीचे करके और कहते हैं ना कि कोहने से फटाफट उसको दो पीछे से, बेचारा उसका ऐसी हालत खराब हो जाएगा, वो दोबारा गलती कर ना सोच के भी वो दोबारा उससे गलती हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसको मारना पीटना है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए, आप सभी अपनी लाइफ में गलतियां किए होंगे और आप सभी को पता है कि आप गलती से ही सीखते हैं, और हमने तो इतनी सारी गलतियां की कि हम क्या बताएं।
और अभी एक आप लोग को भी एक बहुत इंटरेस्टेड बात बताएंगे, अभी आगे बताएंगे कुछ क्वेश्चन पढ़ाने के बाद। आप सभी क्वेश्चन में लगे रहिएगा। मैं अपने कुछ कॉलेज की बातें आपको बताऊंगी जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और अब क्या ही बताएं, मतलब हम दो फ्रेंड थे, मतलब वो चीज़ें हमें, मतलब मैं कॉलेज की सारी चीज़ें भूल गई हूँ लेकिन वो मुझे भूलता नहीं है। मैं और मेरी फ्रेंड दो थे, बताएंगे भी, लेकिन अभी चलिए क्लासेस कर लेते हैं फिर उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश डैश के विचार के सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 1 है स्किनर, 2 है पैलोव, 3 है यूंग, 4 है पियाजे। उत्तर दीजिएगा, उत्तर क्या होगा आप सभी का? क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इन चारों में से एक ऐसे हैं उनके विचार से क्या होता है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? ये आपके पियाजे जी हैं। पियाजे जी के अनुसार बच्चे क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन 1 है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, 2 है बच्चों को शैक्षिक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, 3 है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, 4 है बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर सही दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए बाल केंद्रित का मतलब जो बच्चे पर आधारित हो, जो शिक्षा क्या हो, बच्चे पूरी तरह बच्चे पर आधारित हो। तो यहाँ पर देखिए नैतिक शिक्षा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना नहीं, बच्चों का अनुगमन अनुकरण करने के लिए कहना बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 7 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की अभिव्यक्ति में, देखिए क्वेश्चन क्या है, पाष्टी होगा, उत्तर पाष्टी होगा। तो यहाँ पर हमारा सक्रिय भागीदारी को मत दे रहा, सक्रिय हमारा जहाँ पर आगे वो पाष्टी दिख जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 को सही मारिएगा। ठीक है, बाकी सब गलत कर दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। ऑप्शन 3 है उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन 4 है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जटिल परिस्थिति में संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। आप एक शिक्षक हैं, बच्चा जटिल परिस्थिति में है, तो आप कैसे सहायता करेंगे? देखिए कोई भी कार्य बच्चा अगर कर रहा है तो क्या आप उसे पुरस्कार देकर सहायता करेंगे? निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, कोई सहायता नहीं देंगे, निगेटिव चला जाएगा। भाषण देंगे उसे? बिल्कुल नहीं भाषण देंगे, बेचारा उसको ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई, आप भाषण देने लगेंगे तो क्या समझेगा? उल्टा ना आप पे उसका पूरा जो अंदर की भड़ास होगी ना, फिर क्लास के बाहर जाएगा तो जो ना गाली आपको देगा, फिर आप समझे रहिएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसके कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे और बाद में निर्देश लिखकर उसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसी कभी भी हरकतें मत करिएगा कि बच्चा खुद इरिटेट होकर आपको गाली देना स्टार्ट कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन 1 है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन 2 है कि एक प्रभावशाली आकलन युक्ति है। ऑप्शन 3 है कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित नहीं करते। ऑप्शन 4 है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब यहाँ पर उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए बात क्या है, यहाँ पर पूछना क्या चाह रहा है। देखिए कोई भी बच्चा है तो यह अपेक्षा करना कि वो क्या करे, हम टीचर हैं, बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हो जो का त्यों ग्रहण करें। जैसे हमने सीबीएसई बोर्ड में देखा है कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हम जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते थे तो वहाँ के कुछ ऐसे जो टीचर या प्रिंसिपल जो भी होते थे, उनका ये कहना था कि जैसे मैं क्लास 9th को जब मैं क्लास लेती थी तो भाई जब क्लास 9th में क्लास ले रहे हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं, अब उसको रटवाएंगे या किसी छोटे बच्चे को भी नहीं रटवाना है। तो जब मैं क्लासेस पढ़ाती थी तो मैं उसको, वो बच्चा कहता था मैम आपने मुझे जो पढ़ाया है वो मुझे तो समझ में आ गया है, बट जो आपने लिखा है एक्यूरेट वो लाइन टू लाइन मुझे याद नहीं है, तो क्या जो मुझे समझ में आया मैं वो लिख सकता हूँ? तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, देखो चीज़ें पढ़ाई क्यों जाती है, क्योंकि आपको समझने के लिए पढ़ाई जाती है, आप लिख सकते हैं। वो एग्जाम में क्या किया बच्चा, वो लिखा और मैंने उस पर उसको नंबर भी दिया। अब भाई प्रिंसिपल कह रही है मुझसे कि मैम
ये आपने यहाँ पर आंसर कुछ और लिखवाया है नोट्स में, इसने कुछ और लिखा है। तो हमने उनको बताया कि मैम देखिए, वो जो मैम थी वो कुछ और ही तैयारी कर रही थी, अब उनको हम क्या ही बताएं। तो हम उनको बोले कि देखिए मैम, जो भी चीज़ें हैं, बच्चा अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जो समझ में आया है और बच्चे को सही समझ में आया है, अगर वो अपनी भाषा में लिख रहा है, अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें है कि अगर बच्चा अपने से लिख रहा है तो वो गलत नहीं है। हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बच्चे से कि हमने अगर क लिखवाया है, तो अगर हमने सीधा क लिखवाया है तो आप भी सीधा लिखिए, टेढ़ा क लिखेंगे तो हम काट देंगे। ऐसा नहीं है। अगर हमने क से कबूतर लिखवाया है तो आप क से कपड़ा नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर बच्चा क से कपड़ा लिख रहा है तो हम उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा 9 का ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन 1 है बेहतर होता है, 2 है स्थिर रहता है, 3 है अवनत होता है, 4 है समान रहता है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, अगर कोई बच्चा है, कोई शिक्षार्थी है, तो समूह में किसी समस्या पर चर्चा का आप अवसर दे रहे हैं, तब उसे सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप ही हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, एक समूह में आप किसी चीज़ की चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, कुछ समूह द्वारा बताई जाती हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन 1 है एड़ी से चोटी, 2 है अव्यवस्थित, 3 है अप्रत्याशित, 4 है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 का उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन 1 है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन 2 है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन 3 है कि विकास एकल आयामी है। ऑप्शन 4 है कि विकास पृथक होता है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा कि जो विकास हमारा होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन 1 है वातावरण के प्रभाव के कारण, 2 है जन्मजात विशेषताओं के कारण, 3 है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, 4 आपका है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यक्ति से एक दूसरे से भिन्न, जैसे आप हैं और आपके दोस्त हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। आप लंबे हैं, वो छोटे हैं, आप मोटे हैं, वो पतले हैं, या आपके बाल लंबे हैं, उनके बाल छोटे हैं। तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं दिखता है, हर व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका कारण क्या होता है ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो कारण होता है वो आपका, देखिए, एक तो आपका वंशानुक्रम होता है, दूसरा आपका वातावरण भी हो सकता है। ठीक है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो उस वातावरण में आपका खान पान कैसा है, किस तरीके से आपका व्यवहार कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत चिल्ला के बात करता है, कोई व्यक्ति बहुत नॉर्मल बात करता है, किसी व्यक्ति को आप गाली भी देते तो आपको कुछ नहीं कहता है, किसी व्यक्ति को बस सिर्फ आप एक बार ऐसे कुछ कहे कि तो देखिए वो आपको आतंक मचा देगा। तो हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। उसका कारण क्या होता है, पहला कारण तो वंशानुक्रम हो गया, दूसरा कारण उसका वातावरण हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, 14 में कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 है कम महत्वपूर्ण, 2 है रोमांचकारी, 3 आपका मुख्य, 4 आपका गौण। अब देखिए, बच्चा जो है, अगर आप ही बच्चे हैं, समाजीकरण में आपका जो परिवार है वो कैसा भूमिका निभाएगा। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो परिवार होता है हमारे लिए बहुत क्या होता है कि प्रमुख होता है, तो हमेशा वो हमारा मुख्य भूमिका ही निभाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही कर लीजिएगा कि मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन 1 है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, 3 है कि
शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। 4 है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो 1 है उसको सही कर लीजिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम 15 के बाद 16 पर चलते हैं। 16 में आपसे कहा गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक विचार, 2 है अहम केंद्रित चिंतन, 3 आपका है कार्य कारण, 4 है विपर्य चिंतन। देखिए कोई बच्ची है वो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो उसको मतलब कि जब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो वो देखिए वहां पर कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्यकरण को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हम 17 में क्या कहा गया है आपको, 17 में आपसे कहा गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शन 1 है मात्रा प्रकार, 2 है आकार मूर्तपरकता, 3 है प्रकार मात्रा, 4 है आकार किस्म। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए पियाजे के अनुसार क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, 17 का देखिएगा आप सभी, जो भी बच्चे हैं वो क्या होते हैं कि चिंतन और वयस्कों से क्या होता है, उनका चिंतन का जो प्रकार होता है वो अलग होता है बजाय उनकी मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का 3 सही करिएगा। अब 18 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, 2 है कि शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना, 3 है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, 4 है कि मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, तो वो आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या होगा कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 18 के बाद 19 पर चलते हैं। तो देखिए हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, आपके 30 क्वेश्चन करवाते हैं, आप अपना एक तरीके से टेस्ट ही देते हैं। तो हम डेली 30 क्वेश्चन करवाते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि आप अगर हमसे सीडीपी पढ़ रहे हैं या हमसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसमें 25 से 26 27 नंबर जरूर लाएं। ठीक है, इसलिए हम आपको डेली अलग अलग प्रैक्टिस सेट करके, हम ऐसा नहीं, हम चाहते देखिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे वहाँ पर जाकर कि एक ही प्रैक्टिस सेट, जैसे आप कहते हैं कि मैम मैराथन दीजिए, हम चाहे तो यही सारे जो वीडियो हम बनाते हैं उसी को ज्वाइन करके हम आपको मैराथन लगा दें। ठीक है, हमने देखिए बड़े बड़े यूट्यूब पर देखे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो टीचर हैं सीटेट का पढ़ाते हैं वो भी ऐसा ही कार्य करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अगर हमें मैराथन भी देना है तो हमें आपको अलग क्वेश्चन देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाएं, देखिए जब बच्चे को हम जो क्वेश्चन पढ़ाएं उसी क्वेश्चन का हम फिर से दोबारा मैराथन देकर कोई मतलब हमारा नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि देखिए हम वो चीज़ें पढ़े हैं, हमें पता है कि कैसी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अगर आप मेहनत से पढ़े रहते हैं, आपको पता रहता है, तो आप वो चीज़ें मेहनत से पढ़ाते हैं। और जो देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सीटेट क्वालिफाइड भी नहीं है और वो सीटेट पढ़ाते हैं, और सीटेट पढ़ाते हैं, उन्हें क्या पता है कि कितना मेहनत करते हैं और किस तरीके से सीटेट को निकाला जाता है। तो वो आपको सही तरीके से, भले हम मानते हैं उनके चैनल बहुत बड़े हैं और वो इस तरीके से क्रिएटर है जो भी है, लेकिन आप वहाँ से बिल्कुल मुझे तो नहीं सही लगता। देखिए आपका अपना एक थिंकिंग होगा, बट हमारी थिंकिंग तो यही है कि जब भी पढ़िए हमेशा नए क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम आपको 50 बार पढ़ाएंगे तो वो जरूरी है कि वही क्वेश्चन आपको पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन 1 है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, 2 है परिपक्व होने से, 3 है अनुकरण से, 4 है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि वयस्क समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है कि बच्चे सीखते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे बच्चे सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं।
ये याद रखिएगा, उनका जीन पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, कोहलबर्ग से है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन 1 है संज्ञानात्मक विकास के चरण, 2 है शारीरिक विकास के चरण, 3 है संवेगात्मक विकास के चरण, 4 है नैतिक विकास के चरण। उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए आप सभी ना बीच बीच में बोर हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आप बोर ना हो, लेकिन उसी वे में बात करते हैं कि आपका 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना जाए, ठीक है। क्योंकि अब मैं खुद ही बोर होने लगती हूँ, जब 40 के ऊपर जाने लगता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने कौन सा विकास दिया है? नैतिक विकास का चरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का 4 हो गया सही। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे याद करें कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत, ऐसे याद कर लेंगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब इसमें ना हम आपको 3 ही देंगे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसे में ज़्यादा छोटा कर देती हूँ तो आपको दिखता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन 1 है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन 2 है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन 3 है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं। तो उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही हैं, कौन सी स्थिति है? बाल केंद्रित, बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षाएं चल रही हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और उसमें शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं, ये बाल केंद्रित कक्षा को क्या करिए, स्थिति को दर्शा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। आगे चलते हैं 21 के बाद 22 पर। हम 22 में देखिए आपको बुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि, ऑप्शन 1 है कि सामर्थ्यों का समुच्चय है, 2 है कि एक अकेला और जाति विचार है, 3 है कि दूसरों के अनुकरण की करने की योग्यता है, 4 है कि एक विशिष्ट योग्यता है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए सीटेड वाले बच्चों से हम आप सभी से ये कहते हैं ना, जो एमपी टेट की मैं क्लासेस ली हूँ ना, आप जाके उसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो चैप्टर सेम यहाँ पे हैं वही चैप्टर वहाँ पे भी है, वहाँ पे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, जैसे जो कि थियरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा है एमपी टेट में, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे ना, तो जो थियरी के जो पोर्सन है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे थार्नडाइक का हो गया, कोहलबर्ग हो गया और हार्वर्ड गार्डनर जी हो गए, इन सारे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। और जैसे सिद्धांत उद्धांत के बारे में ना वहाँ बहुत ज़्यादा पूछा है, तो वहाँ से अगर आप एमपी टेट वाला जो मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ उसको भी किया करिए, तो आपके 2 वीडियो डेली हो जाएंगे सीडीपी के, और सीडीपी आपकी और भी मजबूत हो जाएगी, तो आप 28-29 नंबर आराम से ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा सामर्थ्य का एक समुच्चय। बुद्धि क्या हमारे सामर्थ्य का एक समुच्चय है। देखिए ये एमपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 आपका है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ऑप्शन 1 है कम महत्वपूर्ण, 2 है अहम महत्वपूर्ण, 3 है अति संवेदनशील, 4 है निरपेक्ष। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, जो प्रारंभिक बचपन काल है वो कैसा होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर जो 23 का होगा वो 3 होगा, अति संवेदनशील होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24 पर। हम 24 में कहा गया आपसे कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन 1 है जाति भेदभाव का परिचायक है, ऑप्शन 2 है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन 3 है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ऑप्शन 4 है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल हमारा सही होगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये जो टिप्पणी हमारी क्या है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रही है, ठीक है। नहीं एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नहीं सही होगा, पर 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ रूढ़िबद्धता चल रही है ना, क्योंकि लड़के और लड़कियों में अंतर किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही करिएगा, ठीक है, 4 नहीं। महत्ता नहीं बता रहा है, यहाँ पर रूढ़िबद्धता चल रही है, क्योंकि लड़के बनो लड़कियों जैसे मत व्यवहार मत करो, तो ये क्या कर रहा है कि अंतर स्पष्ट करें ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 24 के बाद 25 पर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आकलन। ऑप्शन 1 है कि बच्चे को लेबल करने मतलब नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। 2 है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। 3 है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। 4 है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या होता है, देखा लेबल हमारा क्या होगा, निगेटिव जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय तो पास्ट ही हमारा है, लेकिन यहाँ प्रतियोगिता को सक्रियता नहीं देना हमारा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और तनाव दबाव को उत्पन्न करना ये हमारा निगेटिव चला जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइएगा। 3 ऑप्शन देते हैं आपको, 3 ऑप्शन में से बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन 3 है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप सभी को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, तो बता सकते हैं समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। क्या आपको विश्वास है कि बच्चा योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं कि भाई तुम तेज हो तुम इधर बैठो, तुम गधे हो इधर बैठो। कभी तेज गधे का हमें आकलन नहीं करना है कि एक बच्चा तेज है इसको इधर बैठाओ, इधर उधर बैठाओ, उसको अलग करो, ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। समावेशन का मतलब क्या है, एक इकट्ठा जाए, जैसा बच्चा हो उसको सबको साथ में पढ़ाओ। ठीक है, आप ये भी नहीं कहे कि ये बच्चा कभी कुछ कर ही नहीं सकता, हमको ये भी विश्वास नहीं करना है, बल्कि हमें ये दर्शन करना है कि बच्चे नियमित प्रणाली में देखिए समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सारे बच्चा चाहे जैसा हो, समावेशन का मतलब है बच्चा चाहे जैसा हो उसको हम सारी चीजें समान तरीके से प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने 26 के बाद 27 पर। अच्छा मुझे वो बात याद आई कि मैं अपने दोस्त की अपनी बात बताने वाली थी ना, बताएंगे 27 के बाद 28 पर बताते हैं हम आप सभी को। ठीक है, तब तक थोड़ा सब्र किया करिए, आप सभी सब्र कर लीजिए, मैं बताती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। 2 है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। 3 है आपका कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। 4 आपका है कि उन पर ध्यान न दें क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए 27 का जो सही उत्तर आपका होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनके विषय पर अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें, आप शामिल करें, जो बच्चे वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं। आगे चलते हैं 27 के बाद 28 पर। 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोगिता की पहचान करता है। ऑप्शन 1 है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना मतलब मूड स्विंगिंग, और 2 है कि अपमानजनक व्यवहार। 3 आपका है कि बी डी वाच को मतलब बी को डी और वाच को सा, 21 को 12, 12 को 21 कहना लिखना। 4 है कि कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। देखिए ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसमें बच्चे अधिगम में नियोगिता की पहचान करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर नहीं, निर्योग्यता को पहचान करना है ना। ठीक है, अपमानजनक व्यवहार करेगा नहीं, ये भी इसकी निर्योग्यता नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। बाकी मूड स्विंगिंग जल्दी जल्दी बदलना, ये क्या है, अधिगम नियोगिता की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा 28 का। 29 पर चलिए चलते हैं। 29 में है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन 1 है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। 2 है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। 3 है कि उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। 4 है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है मतलब नॉर्मल बहुत कम दिखाई दे रहा है, उसको आंशिक रूप से देख रहा है, तो उसे में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसको सही करिएगा। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर
सीखना, ऑप्शन 1 है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 2 है कि संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। 3 है सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है। 4 है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा, उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सीखना जो हमारा होता है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक है, ना कि वो इस नहीं होता है, बिल्कुल गलत। संबंध रखता है संवेगों से, बिल्कुल गलत। क्षीण संबंध रखता है, नहीं। सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र है, ये भी नहीं है, ठीक है। उससे जोड़ के रखता है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे मैम तो पूरा पढ़ा लिया, अपनी कहानी नहीं बताई। तो अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 30 से 35 मिनट में हम आपको समझाते हुए इस क्वेश्चन को ख़त्म करें। बाकी जो बातें होंगी हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को बातें सुननी है ठीक है, नहीं सुनी वो अपना दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब हम लोग बीएससी करते थे तो बीएससी में हमारा सब्जेक्ट क्या था, केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री में क्या होता था कि जब हमारी जो क्लासेस थी वो हम क्लासेस 5 बजे छूटते थे, मतलब सारे बच्चे चले जाते थे, जो केमिस्ट्री के बच्चे होते थे उनको क्या करना रहता था, लैब में काम करने रहते थे। काम का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ें रहती थी जैसे प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो चीज़ें सब करना रहता था कि H2O का, और फिर जो HCl है तो किसको क्या, आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के क्या होता है, जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। तो हम सारे लोग प्रैक्टिकल करते थे। मैं और मेरी दोस्त हम दोनों साइकिल से जाते थे और हम लोग जाते थे कोचिंग क्लासेस वहाँ पर। और एक्चुअली क्या था, हमारा स्कूल हमारे घर से बस आधा मतलब 500 मीटर रहा होगा। हम इसलिए साइकिल से जाते थे क्योंकि हमारा जो कोचिंग क्लासेस था वो कहाँ पर था, वो कम से कम 3 किलोमीटर था। तो हम घर से 6 बजे निकल जाते थे, शाम को 6 बजे ही आते थे। तो 6 बजे जाते थे कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर 11 बजे तक रहते थे। 11 से हम 5 से 5:30 बजे तक क्या रहते थे कि कॉलेज रहते थे। अब एक दिन हम लोग कभी कभी ऐसा होता था, हम हमेशा हम लोग की जो साइकिल रहती थी, हमें साइकिल के पीछे हमेशा मतलब क्या ही बताएं, मतलब साइकिल के पीछे हम दोनों इतना डांट खाते थे, इतना ज़्यादा डांट खाते थे कि हम लोग कभी कभी क्या करते थे कि साइकिल ले जाते थे कॉलेज में, कभी खड़ा करते थे। पहले तो कोचिंग की बात बताते हैं। पहले साइकिल क्या होता था कि हम लोग कभी कभी साइकिल लेके जाते थे कोचिंग में और लॉक कर देते थे। जब लॉक कर देते थे तो साइकिल की जो चाबी है वही गुम हो जाती थी। अब जब लॉक हम लोग का टूट जाता था, टूटने के बाद जब चाबी जो है वो हमें कहाँ मिलती थी, हमारे बैग में ही मिलती थी। उसके लिए डांट खाते थे। और आए दिन आप समझ सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन हमारे ताला टूटता रहता था। मतलब हम एकदम हाईलाइट हो गए थे अपनी साइकिल का ताला तोड़वाने में। मैं और मेरी दोस्त दोनों, ठीक है। और उसके बाद एक दिन तो ऐसा हुआ कि, और हम लोग स्कूल में भी जाते थे तो यही हरकतें करते थे। अच्छा, स्कूल में चाबी नहीं गुम होती थी। स्कूल में क्या करते थे कि चाबी गुम होने के नाते हम लोग जल्दी जल्दी में ताला खोल के चले जाते थे। अब भाई हर दिन तो ताला खोल के चले जाते थे, और जाने के बाद वहाँ जो दादा रहते थे स्टैंड पे, वो हमें डांट के साइकिल दे देते थे। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और भैया हमारे वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो हमारा चलो ठीक है, हमारा साइकिल मिल ही जाएगा, थोड़ा डांट खाएंगे लेकिन मिल जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग अपनी क्या होता है, हम लोग अपनी साइकिल रख के, मैं और मेरी दोस्त दोनों हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। प्रैक्टिकल करने के बाद हम लोग वहाँ से प्रैक्टिकल से बाहर निकले, और हम दोनों बात करने में मतलब हम दोनों मतलब जब निकलते थे तो ऐसी बातें करते थे फिर किसी की नहीं सुनते थे। हम दोनों साथ में रहते थे। हम दोनों बातें करते करते, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वो जस्ट मेरे घर के बगल की थी, मतलब पड़ोसी फ्रेंड थी। हम दोनों बात करते करते अब हम क्या किए, सारी साइकिलें सबकी निकल गई, बस हमारी 2 साइकिलें वहाँ खड़ी हैं। और हम दोनों बात करते करते गेट से बाहर आ गए, और साइकिल हम लोग कॉलेज में ही छोड़ दिए, और हम घर भी पहुंच गए बात करते करते। और हमें इतना तक याद नहीं आया कि हम लोग अपनी साइकिल स्कूल में मतलब कॉलेज में हम लोग रखे हैं। हम घर भी आ गए और बात करते करते, और सामने से हमारी मतलब उसकी भी बहन और मेरी बहन, वो दोनों फ्रेंड थी, वो हमसे पूछ रही हैं कि दीदी साइकिल क्या हुआ। तो मैं उसको देख रही हूँ और मुझे देख रही है। हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग साइकिल लेके भी गए थे कि नहीं, मतलब बात करने की धुन में ऐसे। तो हम लोग हंसने लगे, मतलब वो दोनों हंसने लगे, भाई तुम लोग साइकिल लेके गई थी सुबह, तुम लोग कोचिंग गई थी, तुम लोग को इतना होश नहीं है। और वहाँ से फिर हम दोनों दौड़ते दौड़ते गए कॉलेज। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग गए कॉलेज, कॉलेज से फिर वहाँ पर हम लोग गए, जो दादाजी थे वो, उनको तो पता था कि ये दोनों हैं ही ऐसे कि मतलब कभी साइकिल छोड़ के चली जाती हैं, कभी ताला खोल के चली जाती हैं, इनका हमेशा ताला टूटता रहता है। वो क्या किए, वो साइकिल सीधा उठाएं और जो स्टोर रूम होता है उसमें रख दिए। अब उस दिन हमारी साइकिल नहीं मिली, बोले साइकिल नहीं मिलेगा, जाओ तुम दोनों।
हम लोग को लगा अब तो साइकिल नहीं मिलेगी। घर पे गए भैया, फिर सुबह कोचिंग जाना हुआ तो हम लोग बोले भैया को कि भैया बाइक से आज छोड़ दीजिएगा। तो मतलब भैया भी कोचिंग में पढ़ाते थे हमारे। तो वो बोले साइकिल क्या हुई तुम दोनों की? अब वो मुझे देख के हँस रही, मैं उसे देख के हँस रही। भैया से बोलो तो क्या बोले कि हम लोग मतलब कि कोचिंग में तो हम लोग ऐसे ही अपनी साइकिल के ताले बंद करवाए पड़े, मतलब कि रोज़ ताला तोड़वाते हैं। अब इस कॉलेज में भी यही हाल करके आए हैं। तो हम लोग क्या है कि वो कॉलेज में छूट गया था। मतलब ऐसे बोले, मतलब बताए नहीं उनको कि हाँ क्या हुआ था। लास्ट में दूसरे दिन हम लोग गए तो दादा से बोले दादा साइकिल दे दीजिए। अब वो नहीं दिए। लास्ट में हमें भैया को बताना ही पड़ा कि हम लोग कल छोड़ के गए थे साइकिल, हमारा साइकिल मिल नहीं रहा है। फिर भैया जाके हमारी साइकिल दिलाए। तो मतलब हम दोनों ऐसे-ऐसे कांड करते थे स्कूल में। तो वो जब स्टूडेंट लाइफ होता है आपका तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हमें बच्चे को इसलिए सीटेड में कहा जाता है कि बच्चे को हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है कि वो इरिटेट हो, आप नॉर्मली ट्रीट करिए, ठीक है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में हम बहुत कांड करके आप भी आए होंगे। जो भी टीचर हैं सारे लोग बचपन में वही चीज़ें करके आए होंगे क्योंकि वो सबके साथ होती हैं, किसी एक के साथ नहीं होती हैं। तो इसलिए सीटेड हमेशा कहता है कि बच्चों को कभी डाँटना, फटकारना या उन्हें बहुत जलील करना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हमारी ज़िंदगी की बहुत सी कहानियाँ आपको ऐसे ही हम पढ़ाते-पढ़ाते आपके अपनी लाइफ़ की बहुत सी कहानियाँ जो इंटरेस्टिंग है हमारे दोस्तों के साथ हम आपको बताते चलेंगे। तो आज के लिए हम फ्रेंड इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सभी अपनी तैयारी करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए ताकि आप 27 से 28 नंबर गेन कर सकें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि हमें कोई पैसा मिलता है, ठीक है? ना ही मैं आपको अगर कोई मैं चाहती तो इतनी ही वीडियो मैं आपको परचेज़ करके मैं बेच देती और आपको मैं बढ़िया सा नोट्स तैयार करके बेच देती, लेकिन हमें बेचना नहीं है क्योंकि हम पढ़े हैं, हमें पता है कि हम किस सिचुएशन से गुज़रे हैं। और हर बच्चा ऐसा होता है जो अलग-अलग सिचुएशन से गुज़रता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा।